नमस्कार बच्चों, आज हम कंपनीज एक्ट के ऊपर चैप्टर नंबर 11 डायरेक्टर्स से रिलेटेड एक मैं चार्ट बना के आपको रिवीजन करवाने जा रहा हूं विद रिगार्ड टू टाइम पीरियड। देखिए होता क्या, एग्जाम से पहले हम रिवाइज करते हैं तो बहुत सारी प्रोविजंस में टाइम पीरियड होता है। पेपर अटेम्प्ट करते समय भी बहुत सारे प्रश्न टाइम पीरियड पे आते हैं। समस्या क्या, हल्का सा टाइम पीरियड गलत हो गया तो या तो क्वेश्चन में से पूरे नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए ये एक चार्ट बनाते हुए मैं आपसे सारे टाइम पीरियड आज चैप्टर नंबर 11 कंपनीज एक्ट के, जिसका नाम है एक वर्ड में कहें तो डायरेक्टर्स, ऑब्वियसली अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, फ्रॉम सेक्शन 149 से लेके 172 तक आज हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द प्रोविजंस। सबसे पहले हम 149 में सब सेक्शन 1 में देखते हैं वुमेन डायरेक्टर से रिलेटेड कि अगर वुमेन डायरेक्टर की क्या क्रिएट हो जाती है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। क्योंकि वैसे आपको यह भी पता होना चाहिए वुमेन डायरेक्टर हर कंपनी में रिक्वायर्ड नहीं है। हम रूल नंबर 3 के मुताबिक लिस्टेड कंपनी और प्रिस्क्राइब पढ़ते हैं, वो भी थोड़ा आना चाहिए। लेकिन अगर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, बोर्ड फिल करता है, तो उसका समय क्या है? उसका समय होता है 3 महीने या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। 3 महीने और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग दोनों में से क्या लेना है, विच एवर इज लेटर लेना है। तो यहां पे एक टाइम पीरियड आ जाता है 3 महीने। सेम वे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में भी देखिए, जब इंटरमीडिएट वैकेंसी होती है हम बिल्कुल इसी प्रकार से वहां पे भी आंसर देखते हैं। सबसेक्शन 3 में हम रेजिडेंट डायरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं कि हर एक कंपनी को कम से कम एक डायरेक्टर रेजिडेंट चाहिए, जिसका मतलब है वो भारत में कम से कम फाइनेंशियल ईयर में रहा हो 182 डेज। तो 182 डेज एक डायरेक्टर इंडिया में रहा हो, जिसे हम कहेंगे रेजिडेंट डायरेक्टर। लेकिन अगर आपने नई नई कंपनी बनाई है, राइट, तो इसलिए एक प्रोविजन आ जाती है कि अगर आपने क्या बनाया है, एक नया कंपनी बनाया है, तो आपने 182 पूरे डेज नहीं लेने की जरूरत, क्योंकि फिर आप क्या ले सकते हैं, प्रोपोर्शनेट डेज। क्योंकि उस फाइनेंशियल ईयर में जितने दिन कंपनी को बने हुए हैं तो हम अपन इसको 182 को प्रोपोर्शनेट ले लेते हैं। सबसेक्शन 4 में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड पढ़ते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्वाभाविक है लिस्टेड कंपनी को चाहिए या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को चाहिए। अगर 3 लिमिट्स लगे, जैसे हम पढ़ते हैं पीयूसी 10 करोड़ या टर्नओवर 100 करोड़, और यहां साइन है मोर देन 50 करोड़ का, डीडीएल स्टैंड्स फॉर डिपॉजिट डिबेंचर्स एंड लोन, उनका टोटल। तो हम ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से रिलेटेड पढ़ते हैं कि अगर लगातार 3 साल तक कॉन्सिक्यूटिवली लगातार 3 साल तक इनमें से अगर एक भी प्रोविजन नहीं लगती है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंप्लायंस आपके लिए जरूरी नहीं रहेगा। मतलब अब आईडी आपको अपॉइंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से ये टाइम पीरियड आ जाता है 3 बरस का। 149(6) में देखिए हम पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन कह लीजिए। तो वहां पढ़ते हैं हम क्लॉज नंबर सी के अंदर आता है कि जो डायरेक्टर बन रहा है उसका पेक्यूनरी फाइनेंशियल रिलेशनशिप या इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, राइट। और वो नहीं होना चाहिए ना तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में, ना ही करंट फाइनेंशियल ईयर में। इसलिए कह लीजिए 3 साल, एक तो करंट ईयर प्लस पिछले 2 साल में उसका कंपनी के साथ पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। लेकिन हम ये भी कहते हैं पेक्यूनरी में, इसको हम पेक्यूनरी नहीं मानते हैं। अगर आपको रेमुनरेशन मिल रहा है या आपके ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा 10% है उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो इनकम है, तब कोई समस्या वाली बात नहीं है। अदरवाइज सिंपल कह रहे हैं पेक्यूनरी रिलेशनशिप ना तो करंट फाइनेंशियल ईयर में हो ना पिछले 2 साल होना चाहिए। इसी में क्लॉज डी में हम सेम यही पढ़ते हैं, पेक्यूनरी रिलेशनशिप रिलेटिव्स का भी नहीं होना चाहिए। और उससे रिलेटेड हम कुछ फर्दर सब क्लॉजेस पढ़ते हैं। जैसे सब क्लॉज नंबर 1 में हम पढ़ते हैं कि कोई भी रिश्तेदार के पास क्या ना हो, सिक्योरिटी ना हो। किसकी? तो यहां पे हम सिंपल कोड की कहते होते हैं कैश, ना तो कंपनी की, ना एसोसिएट की, ना सब्सिडरी की, ना होल्डिंग की, राइट। तो इन चारों की आपके पास कोई सिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, या अगर शेयर्स नहीं है तो हम इंटरेस्ट कहते हैं। कब? टाइम पीरियड वही है, पिछले 2 साल प्लस करंट फाइनेंशियल ईयर में। सेम वे कोई भी रिलेटिव क्या नहीं होना चाहिए, इंडेप्टेड, जिसका मतलब है उसने पैसे नहीं देने हैं। तो जैसे यहां था एक तरह से 4 कह लीजिए, 4 कंपनी था, यहां पे प्रोविजन है 4+2 कि ये इंडेप्टेड नहीं होने चाहिए। टाइम पीरियड वही है, पिछले 2 साल प्लस करंट फाइनेंशियल ईयर। लेकिन इंडेप्टेड किसको ना हो, एक तो वही आ गया कैश नाम की कोड की, प्लस उनके प्रमोटर एंड डायरेक्टर के लिए भी ये इंडेप्टेड ना हो। तीसरा आता है इन्होंने गारंटी या जैसे हम कहते हैं सिक्योरिटी नहीं दी, किससे रिलेटेड, फॉर द इंडेप्टनेस ऑफ थर्ड पर्सन, किसी और तीसरे व्यक्ति ने जो भी इनको पैसा देना था उससे रिलेटेड आपने गारंटी ना दी हो।
तो यहां पे भी आंसर क्या है, आप गारंटी ना दी हो किसको, एक तो 4 वही हो गया कैश, कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग, प्लस उनका प्रमोटर, प्लस डायरेक्टर है, लेकिन डायरेक्टर से रिलेटेड थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, डायरेक्टर सिर्फ किसका, होल्डिंग का, डायरेक्टर सभी का नहीं। जैसे यहां पे ऊपर वाले पॉइंट में हम क्या पढ़ते हैं, हम प्रमोटर और डायरेक्टर इन्हीं चारों कंपनियों के पढ़ते हैं, तो इसलिए सिंपल वहां पे 4+2 हो जाता है। यहां पे मैं हमेशा यही कहता हूं, है तो टोटल 6, बट भैया 4+1 करके ऐसे याद रखिए, ज्यादा इजी रहता है, ना तो इस साल में ना ही पिछले 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। क्लॉज ई में हम पढ़ते हैं कि अगेन एलिजिबिलिटी की बात करें, आप कवर्ड ना हो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में, जिसका मतलब है ना तो आप खुद ना ही आपका रिश्तेदार इन लिमिट्स में आता हो, जिसके अंदर हम क्लॉज 1 में पढ़ते हैं कि ना तो आप हैं ना थे की मैनेजरियल पर्सोनल, केएमपी या एम्प्लॉय, अगेन किस में, वही 4 कैश में, राइट, 4 जगह आप ना है ना थे। कब, यहां पे सीधे सीधे पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर, दैट मीन्स यहां पे करंट फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं की गई है, सिंपली पिछले 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की बात की गई है। और यहां एक्सेप्शन रहती है रिलेटिव के लिए, लेकिन वो अगर कब, सिर्फ अगर वो एम्प्लॉय है, मतलब केएमपी है, फिर एक्सेप्शन नहीं रहती, ये भी ध्यान रखिएगा। देन हम यहां पढ़ते हैं अगला पॉइंट, ईपीपी, जिसे मैं कहता हूं शॉर्ट में, ना आप एम्प्लॉय हैं, ना आप प्रोप्राइटर हैं, ना आप पार्टनर हैं। अगेन टाइम पीरियड वही है, पिछले 3 साल, कहां, या तो किसी ऑडिटर्स की फर्म में, ऑडिटर में देखिए तीनों तरह के आ गए, नॉर्मल ऑडिटर भी आ गया, सीएस भी आ गया, कॉस्ट ऑडिटर भी आ गया, ऑफ द कंपनी ऑडिट्स, सेम वही 4 तरह की चीजें आ गई, कह लीजिए कैश में। तो टाइम पीरियड यहां पे सीधा सीधा पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर है, 2+1 नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ में अगला पॉइंट क्या आता है, यही ईपीपी, एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर नहीं होने चाहिए किसी लीगल या कंसल्टेंसी फर्म में भी, जिसके साथ आपकी ट्रांजैक्शन हो रही हैं इन्हीं कैश के साथ, कम से कम 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ सच फर्म। तो मेन है टाइम पीरियड के ऊपर ही मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, पिछले 3 साल में आप ईपीपी ना तो हो किसी ऑडिटर फर्म में, ना ही किसी लीगल या कंसल्टेंसी फर्म में। 149 सबसेक्शन 8 रेड विथ शेड्यूल नंबर 4, ऑब्वियसली हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, तो यहां पे हम प्रोविजन पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की आपको एक एक्सक्लूसिव मीटिंग, कम से कम एक मीटिंग बुलानी होती है हर एक फाइनेंशियल ईयर में, तो एक फाइनेंशियल ईयर में इनकी एक एक्सक्लूसिव मीटिंग। रूल नंबर 4 में ये इंटरमीडिएट वैकेंसी, जैसे मैंने वुमेन डायरेक्टर वाली बात की थी, विद इन 3 महीने और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर आपको फिल करनी है। सबसेक्शन 10 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का बेटा होता है टेन्योर, जो कि हम कहते हैं कि भैया ये रहेगा लगातार 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 152, तो लगातार 5 साल है। और सबसेक्शन 11 कहता है कि दरअसल आपको ये जो कॉन्सिक्यूटिव 5 साल मिलते हैं, 2 टेन्योर्स मिल सकती हैं, राइट, फॉर 2 टेन्योर आपको मिल सकते हैं, लेकिन 2 टेन्योर के बाद, मतलब इसका मतलब हो गया 5 + 5 10 साल लगाने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, 3 साल का आपको कूलिंग पीरियड लगाना पड़ता है, जिसका मतलब है आप कंपनी में आपका किसी तरह से भी कोई एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, ना तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आने वाले 3 साल, उसके बाद आप कंपनी में री एंट्री मार सकते हैं। 150 में हम पढ़ते हैं किस तरह से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिलेक्ट करने या उनका डेटा बैंक, रेड विद रूल नंबर 6, तो हम वहां पढ़ते हैं कि जो भी इंडिविजुअल है जो अपना डेटा बैंक में नाम डलवा रहा है, उसे पास करना पड़ता है एक ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ अटेस्टमेंट टेस्ट पास करना पड़ता है, और ये आपको पास करना पड़ता है 2 साल के भीतर जब आपका डेटा बैंक में नेम एंटर कर दिया है, वरना आपका नाम क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। तो जैसे आप डेटा बैंक में अपने आप को एनरोल करवाते हैं, उसके 2 साल में ये पेपर पास कीजिए। लेकिन आगे एक्सेप्शन आती है कि ये पेपर पास करने की आवश्यकता नहीं होती है अगर आपने काम किया है कम से कम 3 साल तक। अगर डेटा बैंक में जब आपका नाम चला गया है, उससे पहले अगर आपने 3 साल काम किया है इस तरह से, तो आपको ये ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट का पेपर देने की जरूरत नहीं है। कहां काम किया भैया, या तो आप डायरेक्टर या केएमपी रहे हो, किस में रहे हो, लिस्टेड पब्लिक कंपनी में या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पीयूसी कम से कम रही हो 10 करोड़, या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो कि लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे। दूसरा, ये लिस्टेड किसी और देश में भी हो सकती है अगर वो देश कंप्लायंट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से, या यूं कह लीजिए इज ए मेंबर ऑफ आईएसको, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, उस देश में आप लिस्टेड हो, या ऐसे देश में जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उससे रिलेटेड
कंप्लायंट है। नंबर 4 इसके अंदर आता है, फिर आपको ये पेपर नहीं पास करना पड़ता अगर डायरेक्टर केएमपी आप ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट में हैं जो हिंदुस्तान के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है और लेकिन जिसकी पेड अप कैपिटल कम से कम हो 2 मिलियन यूएसडी, या कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर रजिस्टर्ड है और कैरिंग ऑन सम कमर्शियल एक्टिविटीज। मतलब यहाँ पे 5 पॉइंट निकल के आते हैं। अगर 3 साल तक आप डायरेक्टर हैं, केएमपी है, कहां पे, एक लिस्टेड में हो गया। नंबर 2 आपका अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पीयूसी थी 10 करोड़ और एक बाहर की बॉडी कॉर्पोरेट लेकिन वहां पे लिमिट थी 2 मिलियन की। एंड तीसरा था बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड है भारत में या फिर FATF या आइस्को के मुताबिक कहीं बाहर या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। नंबर 2 अगेन आपको क्या नहीं करना पड़ता भैया, आपको सेम टाइम पीरियड वही है 3 साल तक। अगर आप यहां क्लॉज नंबर बी आ जाती है, आपने इस पे स्केल पे काम किया, इन द पे स्केल ऑफ डायरेक्टर और इक्विवेलेंट कहा इन एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, जहां आपका एक्सपर्टाइज कह लीजिए कुछ बिजनेस, कॉर्पोरेट, फाइनेंस, इंडस्ट्री से रिलेटेड था, कि पे स्केल ऑफ डायरेक्टर या इक्विवेलेंट किसी भी विभाग में सरकारी आपने काम किया है। और क्लॉज सी आता है आपने पे स्केल किसके पे काम किया है, चीफ जनरल मैनेजर और अबव या उससे ज्यादा में। कहां पे, जितने भी आप रेगुलेटर कह लीजिए, चाहे सेबी लिखा है, आरबीआई लिखा है, एडा लिखा है, राइट। तो इस तरह से किसी भी सरकारी रेगुलेटर के पास, चाहे वो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो आपको ये पेपर पास करने की आवश्यकता नहीं है। और कहता है ये 3 साल का जो टाइम पीरियड है, हमने कहा 3 साल आप डायरेक्टर केएमपी वगैरह हैं या जनरल मैनेजर या किसी भी सरकारी विभाग में डायरेक्टर इक्विवेलेंट लेवल पे हैं, तो ये 3 साल टाइम पीरियड कंप्यूट कैसे करना होता है। अगर आप 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज में काम कर रहे हो एट द सेम टाइम, तो ध्यान दीजिए दे शैल बी काउंटेड एज वंस। मतलब अगर 2 कंपनियों में 2-2 साल काम किया और आप कहो ये 4 साल हो गए तो मेरे 3 साल का कंप्लायंस हो गया, द आंसर इज नो। एट द सेम टाइम है, हम उसको ऐड होने का बेनिफिट नहीं देंगे। देन अगेन एक प्रोविजन आती है, ये 10 साल के ऊपर है, कि अगर आप 10 साल पुराने क्या हैं, एडवोकेट हैं या प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड हैं या कॉस्ट अकाउंटेंट हैं या CS हैं, तो आपको ये ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करने की आवश्यकता नहीं है। 151 सेक्शन रेड विद रूल नंबर 7 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनना चाहते हैं, वैसे आप जानते होंगे जिसके पास नॉमिनल वैल्यू 20,000 रुपए के शेयर तक के शेयर हों, वो स्मॉल शेयर होल्डर होता है। तो अगर आप अपॉइंट होना चाहते हैं तो स्मॉल शेयर होल्डर को एक नोटिस देना होता है कंपनी को मीटिंग से 14 दिन पहले, कि भैया मैं ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनना चाहता हूं। और अगर आप चुने जाते हैं, आपका टेन्योर ज्यादा से ज्यादा रहता है 3 साल लगातार, और आप रीअपॉइंट नहीं हो सकते क्योंकि यहां एक कूलिंग पीरियड है कितने साल की, 3 साल, और उन 3 साल में आपका कंपनी के साथ कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। 152 में सबसेक्शन 5 में हम पढ़ते हैं, जैसे आप डायरेक्टर बन जाते हैं वो आपकी कंसेंट की फाइलिंग क्या करनी पड़ती है, कि मैं डायरेक्टर बनने को तैयार हूं, तो ये आपकी फाइलिंग करनी पड़ती है ROC को विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट इन DIR 2 नाम के फॉर्म में। तो देखिए ये आपकी कंसेंट की एक फाइलिंग करनी पड़ती है। 154 में हम डिन की जब बात करते हैं, तो जैसे आप अप्लाई करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन के आपको डिन मिल जाता है, और किसी कारणवश आपका फॉर्म डिफेक्टिव या इनकम्प्लीट है तो आप उसे दोबारा से रीफिल कर सकते हैं करेक्शंस के साथ आने वाले 15 दिन के भीतर। 156 में हम कहते हैं जैसे आपको डिन मिल गया, आपको 1 महीने के अंदर अंदर अपना जो डिन है वो कंपनी या कंपनी जहां आप काम कर रहे हैं उनको आपने क्या करना है, नोटिफाई करना है। 157 में और कंपनी जो है, जैसे आपको डिन मिल गया तो आपने देखिए कंपनीज को बताया, अब कंपनी आगे ROC को बताएगी आने वाले 15 दिन के भीतर इन DIR 3C के अंदर, 15 दिन के अंदर कंपनी फर्दर बताएगी। रूल नंबर 12 इसी डिन से रिलेटेड कहता है, अगर आपके डिन के अंदर कुछ बदलाव आ जाते हैं, चेंजेस, नेम, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर में कह लीजिए, तो वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे 30 दिन के भीतर भीतर DIR 6 में, और साथ में आप कंपनी और कंपनीज को भी बताएंगे जहां आप डायरेक्टर हैं 15 दिन के भीतर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 दिन में और कंपनियों को 15 दिन के भीतर। 160 कहता है कोई भी आदमी किसी भी कंपनी में डायरेक्टरशिप के लिए खड़ा हो सकता है, तो खड़ा होने के लिए आपको उस कंपनी में क्या देना होता है, नोटिस देना होता है कम से कम 14 दिन पहले का, मीटिंग से पहले। सेम यही देखिएगा स्मॉल शेयर होल्डर में भी, डायरेक्टर में 151 में भी हमने यही सेम 14 दिन वाला टाइम पीरियड यहां देखा था। और
इसके बाद होता क्या है, इसके बाद आपने नोटिस दिया कंपनी को, अब कंपनी की एक ऑब्लिगेशन आती है, वो अपने सारे मेंबर्स को बताएगी ये आदमी डायरेक्टर बनने के लिए खड़ा हुआ है, और ये बताना होता है आपने मीटिंग से 7 दिन पहले। 161 सबसेक्शन 2 में हम पढ़ते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर, जिसको अपॉइंट करने की पावर बोर्ड के पास होती है, अगर आपके आर्टिकल्स में लिखा है या जनरल मीटिंग में OR पास हुआ है, राइट। तो वहां हम पढ़ते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर तभी अपॉइंट किया जाता है अगर डायरेक्टर एब्सेंट है, कहां से, हिंदुस्तान से कम कितने दिन के लिए, 3 महीने के लिए, तभी ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। और ऑब्वियसली ये आदमी जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है वो कोई और आदमी होगा, वो नहीं हो सकता जो ऑलरेडी कंपनी में क्या है, डायरेक्टर है। 163 में हम कहते हैं डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड से, अगर आपके आर्टिकल्स में लिखा, और इससे कम से कम 2/3 डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन ये किए जाते हैं once in every 3 years। 164 सबसेक्शन 1 में हम पढ़ते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। तो उसके ग्राउंड्स क्या रहते हैं, काफी सारे ग्राउंड्स हैं, जिसकी क्लॉज नंबर डी, यहां देखिएगा क्लॉज नंबर डी में हम पढ़ते हैं कि अगर डायरेक्टर को कन्विक्ट किया है कोर्ट ने, कोई ऑफेंस किया है, या तो मॉरल टर्पिट्यूड का, या अपने कंपनीज एक्ट में अगर कोई ऑफेंस किया है, तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, प्रोवाइडेड, लेकिन कंडीशन क्या है, आपको जेल हुई है, और जेल होनी चाहिए कम से कम 6 महीने के लिए। तो इसलिए यहां टाइम पीरियड आ जाता है कम से कम 6 महीने वाला। एंड आप डायरेक्टर नहीं बन सकते जब जेल से आप बाहर निकलेंगे उसके 5 साल तक, मतलब 5 साल का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, लैप्स होना चाहिए। लेकिन अगर आप जेल में चले गए हैं 7 साल या उससे ज्यादा पीरियड के लिए, तो ये काफी ग्रीवियस ऑफेंस आपने किया है, तो आप कभी भी डायरेक्टर किसी भी कंपनी में जीवन भर अपॉइंट हो ही नहीं सकते। इसी में देखिए हम क्लॉज नंबर F पढ़ते हैं सेक्शन 164 के अंदर ही, सब सेक्शन 1 में क्लॉज नंबर F और अगली आएगी G। तो यहां हम इसमें पढ़ते हैं कि अगर आपने कॉल मनी नहीं दी है शेयर्स के ऊपर, कॉल मनी नहीं दी है शेयर्स के ऊपर, और आज हो गए 6 महीने, तो आप डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। देन क्लॉज G में हम पढ़ते हैं कि भैया अगर आपने ऑफेंस किया है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सेक्शन 188 वाला, अब पिछले राइट आरपीटी का अगर 188 का कंप्लायंस अगर आपने नहीं किया है, तो भैया आप 5 साल तक क्या नहीं बन पाएंगे, डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। और कहते हैं ये ऑफेंस ऑब्वियसली कब किया, आपने पिछले कोई भी 5 साल में किया हो, प्रीसीडिंग 5 साल। देन 164 सबसेक्शन 2 में हम 2 ग्राउंड्स पढ़ते हैं, क्लॉज ए एंड क्लॉज बी के अंदर। क्लॉज ए में हम कहते हैं कि आपने डिफॉल्ट किया, आपने फाइलिंग नहीं करी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न की, लगातार कितने साल के लिए, 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये जो 164(2) में डिस्क्वालिफिकेशन लगती है, ये लगती है एग्जिस्टिंग डायरेक्टर के लिए, और 164 सबसेक्शन 1 में लगती है आपके प्रपोज डायरेक्टर के। दूसरा है अगर आपने रीपे नहीं है किया है और कम से कम 1 साल हो गया, यहां टाइम पीरियड 1 साल है, क्या 3 डी, डी फॉर डिपॉजिट, डी फॉर डिबेंचर, डी फॉर डिविडेंड, और साथ में डिपॉजिट और डिबेंचर के साथ अगर इंटरेस्ट 1 साल तक नहीं दिया, आप डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे डायरेक्टर बनने से। और डिस्क्वालिफिकेशन किस तरह से है, ना तो आप रीअपॉइंट हो सकते हैं सेम कंपनी में, ना ही किसी और कंपनी में अपॉइंट हो सकते हैं आने वाले 5 साल तक। तो यहां टाइम पीरियड बनता है 5 साल। लेकिन मान लीजिए अगर कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है तो उसको एक एक्सेप्शन दी गई है, क्योंकि प्रोविजन ये कहती है कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगी अगर क्लॉज ए और बी जो हमने यहां पढ़ा, ए और बी, कोई नया डायरेक्टर आता है तो 6 महीने तक उसकी अपॉइंटमेंट तक उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगी। इसी में 164 सबसेक्शन 2 रेड विद रूल नंबर 14 में हम पढ़ते हैं कंपनी की ड्यूटी होती है डिस्क्वालिफिकेशन पे, उसे आरओसी को बताना पड़ता है DIR 9 फॉर्म के अंदर उस डिफॉल्टिंग डायरेक्टर की पूरी डिटेल देते हुए, नेम एड्रेस वगैरह 30 दिन के भीतर। 167 सबसेक्शन 1 में अगेन हम पढ़ते हैं वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। आप डायरेक्टर हैं, कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, उसके कई ग्राउंड्स पढ़ते हैं, जहां पे पहला ग्राउंड हम क्लॉज नंबर बी में देख रहे हैं कि आप बोर्ड मीटिंग, कोई भी बोर्ड मीटिंग है पिछले 12 महीने में कोई भी बोर्ड मीटिंग आपने अटेंड नहीं की है, तो 12 महीने का यहाँ टाइम पीरियड आ जाता है, आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। एंड क्लॉज नंबर एफ के अंदर यहां आता है कि अगर आपको कन्विक्ट किया है कोर्ट ने मॉरल टर्पिट्यूड या कंपनीज एक्ट का, और आपको जेल हो जाती है कम से कम 6 महीने के लिए, 6 महीने वाला यहाँ टाइम पीरियड आता है। लेकिन जब ये जेल वगैरह आपको हो जाती है क्लॉज नंबर एफ में, इवन क्लॉज नंबर ई से रिलेटेड भी है, ये कुछ प्रोविजन कहती है वेकेशन नहीं लगेगा आने वाले 30 दिन के लिए। जिस दिन आपका कन्विक्शन हो गया तो 30 दिन तक वेकेशन मतलब आपको कुर्सी वेकेट नहीं करनी है। लेकिन कंडीशन क्या है, दरअसल आपने क्या किया, उस दौरान कोई अपील और पिटीशन डाल दी है उन 30 दिन के भीतर, तो इसलिए जब तक वो अपील क्या नहीं होगी,
until expiry of 7 days from the date जब वो अपील या पिटिशन क्या ना हो जाए disposed of, मतलब उसका जब तक निर्णय ना आ जाए, निर्णय आने के 7 दिन तक भी आपके ऊपर वेकेशन नहीं लगेगा। अगला ये 7 दिन तक क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि फर्दर अगर आपने क्या कर दी है, कोई अपील फर्दर आपने कर दी है, तो भैया अब इसलिए 7 दिन वो थे। दरअसल उन 7 दिनों में आपने अगर फिर कोई अपील कर दी है, अनटिल सच फर्दर अपील और पिटिशन इज डिस्पोज्ड ऑफ, जब तक वो सेकेंड लेवल की अपील डिस्पोज नहीं हो जाती तब तक आपके ऊपर वेकेशन नहीं लगेगी। सेक्शन 168 में हम पढ़ते हैं रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। तो आप इसमें क्या होता है, देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आरओसी को DIR 12 में 30 दिन के भीतर भीतर बताते हैं कि ये डायरेक्टर रिजाइन मार गया है, और अपनी वेबसाइट पे भी चढ़ाते हैं। लेकिन रिजाइनिंग डायरेक्टर के पास भी पावर है, वो भी चाहे तो DIR 11 में आरओसी को खुद अप्लाई कर सकता है। समय वही है, सेम का सेम, टाइम पीरियड 30 दिन वाला। सेक्शन 170 में हम पढ़ते हैं रजिस्टर बनाना है डायरेक्टर एंड KMP का, उनका पूरा डिटेल के साथ, उनकी शेयर होल्डिंग से रिलेटेड। इससे रिलेटेड एक रिटर्न की हम फाइलिंग करते हैं, आरओसी के पास करते हैं, DIR 12 में करते हैं, और 30 दिन के भीतर हमें ये फाइलिंग करनी होती है। साथ में अगर इनके जो डिटेल्स हैं उससे रिलेटेड कोई चेंजेस भी हो तो भी आपने 30 दिन के अंदर फाइलिंग करनी है। जब ये अपॉइंट होते हैं, एक बात, या नंबर 2, जब इनके पर्टिकुलर्स में कोई बदलाव आता है। इसी डायरेक्टर और KMP का जो रजिस्टर था, इससे रिलेटेड एक मेंबर्स को 171 में राइट मिलता है। वो चाहें तो इंस्पेक्शन कर सकते हैं इसको ड्यूरिंग बिजनेस आवर। साथ में उनको देखिए एक राइट और होता है, वो इस रजिस्टर्स के कोई एक्सट्रैक्ट या कॉपी ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें रिक्वेस्ट देनी होगी, और कंपनी को उन्हें मुफ्त में 30 दिन के अंदर, तो ये टाइम पीरियड आता है, 30 डेज के अंदर कंपनी को उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसके साथ देखिए चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड जितने टाइम पीरियड थे इस चार्ट से मैंने आपसे डिस्कस किया। होप सो आपको इससे कुछ अच्छी यूटिलिटी मिली होगी, या आप कभी भी इस लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं, आपको मिल पाए। सो ऑन दिस नोट आई वाइंड अप। हैव अ गुड टाइम, गुड लक, गॉड ब्लेस।